हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट। आज की जो क्लास है उसमें हम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और नाभिकीय संलयन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की जो क्लास है उसमें हम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और नाभिकीय संलयन के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को पढ़ा था और उसका जो एक एप्लीकेशन था न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय भट्टी कहें या परमाणु भट्टी कहें, उसको हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। और आज का जो टॉपिक है हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो देखो, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सके एवं विस्फोट की स्थिति हो जाए, और विस्फोट की स्थिति हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। मतलब ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसे नियंत्रित भी नहीं किया जा सके और विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया को कहते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो इसका जो बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है परमाणु बम। तो वो एग्ज़ाम में बहुत कम पूछा जाता है या न के बराबर पूछा जाता है या आज तक नहीं पूछा गया। इस कारण से हम उसका जो एप्लीकेशन है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। और जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अनियंत्रित जो श्रृंखला अभिक्रिया है, इसके लिए जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, गुणन कारक का जो मान होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। हमने 3 केस आपको पहले भी बताए थे कि k = 1 नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, k > 1 अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और k < 1। तो श्रृंखला जो अभिक्रिया है वो कुछ समय चलेगी, उसके बाद में बंद हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है नाभिकीय संलयन। देखो, नाभिकीय संलयन क्या होता है कि जब दो हल्के नाभिक, मतलब इसमें 2 हल्के जो नाभिक होते हैं, जब 2 हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करें, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन। मतलब जब 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब देखो, नाभिकीय संलयन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नाभिकीय संलयन एक कठिन व जटिल अभिक्रिया है। नाभिकीय जो संलयन है वो एक कठिन और जटिल अभिक्रिया है। अब देखो, कठिन और जटिल अभिक्रिया कैसे है? क्योंकि जब 2 नाभिक एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, मतलब जब 2 नाभिकों का संलयन होना है तो वो क्या होंगे? एक दूसरे की तरफ आएंगे, तभी तो संलयन होगा। जब 2 नाभिक एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो एक निश्चित दूरी के बाद उनमें कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल लगना शुरू हो जाता है। मतलब जब 2 नाभिकों को संलयन करना है तो वो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और एक निश्चित दूरी के बाद में उनके बीच में क्या लगने लग जाता है? कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल लगने लग जाता है। मतलब देखो, ये नाभिक है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो नाभिक है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। आप लेके आ रहे हो, इसको पास लेके आ रहे हो नाभिक के संलयन के लिए, लेकिन एक स्थिति के बाद में एक निश्चित दूरी होगी। मतलब देखो, ये भी प्लस चार्ज है, इस पे भी प्लस चार्ज है। जैसे आप 2 चुंबकों को पास में लेके जा रहे हो, एन और ये साउथ पोल, जब एकदम आप निकट लेके जाते हो उसको, नॉर्थ पोल, जैसे ये भी साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ पोल सेम हो गया, सेम पोल हो गए। तो इनमें देखो, जब एक निश्चित एकदम पास में आ जाएंगे तो इनमें जो रिपल्सन होगा ना वो मैक्सिमम होगा। वैसे ही यहाँ पे कंडीशन है कि जब 2 नाभिकों को एकदम पास में लाया जाता है तो एक निश्चित दूरी के बाद में इनके मध्य क्या हो जाए? कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल लगने स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, इस कूलाम्ब प्रतिकर्षण को पार करने के लिए अत्यधिक गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो कूलाम्ब जो प्रतिकर्षण है, इसको पार करना है तो इसके लिए आपको क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। और अत्यधिक गतिज ऊर्जा
देने के लिए, मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उच्च ताप 10⁻7 केल्विन से 10⁸ केल्विन तथा उच्च दाब की आवश्यकता होती है। मतलब ये कूलाम जो प्रतिकर्षण बल को आपको पार करना है, तो आपको क्या करना, अत्यधिक गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अत्यधिक गतिज ऊर्जा की आवश्यकता से तात्पर्य है कि आपको यहाँ पे उच्च ताप और उच्च दाब की क्या होगी, आवश्यकता होगी। देखो ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हो 10⁻7 से 10⁸ केल्विन, ये जो टेम्परेचर है ये बहुत ही हाई टेम्परेचर है। इसको जनरेट करना एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये तभी जनरेट हो सकता है जब हम एक एटम बम का विस्फोट कराएं, क्योंकि इतना जो टेम्परेचर है वो सूर्य पे और कहीं नहीं है। 10⁻7 केल्विन जो टेम्परेचर जो होता है वो सूर्य की सतह का होता है, तो इतना बड़ा टेम्परेचर जनरेट करना पृथ्वी पर वो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए नाभिकीय जो संलयन है वो कैसी प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है। उससे आगे देखते हैं, उच्च तापों पर संपन्न नाभिकीय संलयन को, उच्च तापों पर संपन्न जो नाभिकीय संलयन है को तापीय नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उच्च ताप पर जो नाभिकीय संलयन होता है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तापीय नाभिकीय अभिक्रिया। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में अंतर। मतलब नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक साइड में हमने लिख लिया नाभिकीय विखंडन और दूसरी साइड में हमने लिख लिया नाभिकीय संलयन। तो देखो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, इसमें एक भारी नाभिक के विखंडन से लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिक उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब जो नाभिक के जो विखंडन है इसमें एक भारी नाभिक होता है और इसके विखंडन से लगभग समान द्रव्यमान के, मतलब 19-20 का अंतर हो सकता है, लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिक उत्पाद के रूप में हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। ये किस में होता है, नाभिकीय विखंडन में होता है। और इसका जस्ट जो रिवर्स जो प्रोसेस है वो नाभिकीय संलयन होता है। इसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। नाभिकीय जो संलयन है इसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जबकि नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक विखंडित होकर लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों का निर्माण करता है। दूसरा जो इसमें अंतर है वो है यह अभिक्रिया सामान्य ताप पर होती है। यह अभिक्रिया कैसे ताप पर होती है, सामान्य ताप पर। मतलब जो नाभिकीय जो विखंडन है, जैसे आपने देखा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं बहुत, परमाणु भट्टी जिन्हें कहते हैं, जैसे राजस्थान में रावत भाटा में है। तो नाभिकीय जो विखंडन जो अभिक्रिया है वो सामान्य ताप पर संपन्न हो सकती है, लेकिन जो नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया है केवल उच्च ताप 10⁻7 केल्विन पर ही संभव है। मतलब नाभिकीय जो संलयन जो अभिक्रिया है केवल उच्च ताप पर संभव है, जबकि जो नाभिकीय जो विखंडन है वो सामान्य ताप पर भी हो सकता है। तीसरा जो अंतर है, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि यह अभिक्रिया न्यूट्रॉन विखंडन द्वारा प्राप्त होती है। देखो हमने जब आपको नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पढ़ाई थी, या कह सकते हैं कि हमने जब आपको श्रृंखला अभिक्रिया पढ़ाई थी तो हमने बताया था कि जो विखंडन जो होता है वो न्यूट्रॉन की बौछार के द्वारा होता है। मतलब जब आप किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार करोगे तो उस नाभिक का क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। तो जो विखंडन जो अभिक्रिया है वो न्यूट्रॉन विखंडन द्वारा प्राप्त होती है। मतलब न्यूट्रॉनों की विखंडन के द्वारा ही प्राप्त होगी। आप इलेक्ट्रॉन की बौछार करके या प्रोटॉन की बौछार करके किसी नाभिक का विखंडन नहीं कर सकते। तो विखंडन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया विखंडन अभिक्रिया न्यूट्रॉन विखंडन के द्वारा प्राप्त होती है, और जबकि
नाभिकीय जो सैलियन अभिक्रिया है इसमें यह अभिक्रिया नाभिकों के सैलियन से प्राप्त होती है। सॉरी, ये के है, नाभिकों के सैलियन से प्राप्त होती है। नाभिकीय सैलियन अभिक्रिया तो नाभिकों के सैलियन से प्राप्त होती है, जबकि विखंडन जो अभिक्रिया है यह न्यूट्रॉन के विखंडन से प्राप्त होती है। तीसरा जो अंतर देखते हैं, विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। जो विखंडन जो अभिक्रिया है उसको हम नियंत्रित किया जा सकता है। हमने आपको बताया था कि कैडमियम की छड़ें होती हैं हमारे पास जो न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेती हैं, तो विखंडन जो अभिक्रिया है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अभी तक सैलियन अभिक्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सका, लेकिन अभी तक हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि जिससे हम सैलियन जो अभिक्रिया है उसको नियंत्रित कर सकें। तो अभी तक इस पे विचार नहीं किया गया है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है उसको नियंत्रित किया जा सकता है और नाभिकीय जो सैलियन अभिक्रिया है उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो ये चौथा अंतर है इन दोनों में, नाभिकीय विखंडन और सैलियन में। देखो, नाभिकीय जो विखंडन है इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय जब भी विखंडन होगा तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और नाभिकीय सैलियन में क्या होता है कि समान द्रव्यमान के नाभिकीय विखंडन, मतलब इनका भी द्रव्यमान वही है और इनका भी द्रव्यमान वही है। समान द्रव्यमान के नाभिकीय विखंडन मतलब 1 किलो आप यूरेनियम 92-235 ले रहे हो और 1 किलो आप हाइड्रोजन ले रहे हो, 1s2 ड्यूटेरियम ले रहे हो। मतलब 1 किलो द्रव्यमान आपके पास है जिसका आप नाभिकीय विखंडन करना है और 1 किलो द्रव्यमान इसका है सैलियन के लिए, और उसका आपको नाभिकीय सैलियन करना है। समान द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान 1 किलो या दोनों जगह। तो समान यहाँ पे नाभिकीय जो विखंडन होता है इसमें क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे 1 किलो ले लिया आपने, इससे कितनी एनर्जी मिलेगी। और समान द्रव्यमान के नाभिकीय विखंडन की तुलना में अत्यधिक ऊर्जा मतलब 4.2 गुना मुक्त होती है। मतलब यहाँ पे जो नाभिकीय जो सैलियन है उसमें विखंडन की तुलना में 4.2 गुना अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। मतलब ज़्यादा बेनिफिट तो इसमें है क्योंकि इसमें ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा में प्राप्त होती है। ये अभी हम पढ़ेंगे कि 1 किलो द्रव्यमान के नाभिकीय सैलियन से कितनी ऊर्जा हमें मिलती है, ये अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि ये 4.2 गुना जो एनर्जी है वो ज़्यादा इसमें मिलती है, किसमें, नाभिकीय सैलियन में, नाभिकीय विखंडन की तुलना में। जबकि दोनों की जो मात्रा है हमने क्या ली, इसकी भी 1 किलो लिया था, इसको भी 1 किलो लिया था। तो इसमें 4.2 गुना जो एनर्जी है वो ज़्यादा मिलती है नाभिकीय सैलियन में। देखो, नाभिकीय जो विखंडन है वो स्वतः विखंडन संभव है। नाभिकीय जो विखंडन है उसमें स्वतः विखंडन संभव है। जैसे हमने आपको एक सक्रियण ऊर्जा का कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें हमने बताया था कि जिन नाभिकों के पास सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा होती है उनके स्वतः विखंडन की प्रायिकता उतनी ही ज़्यादा होती है। तो नाभिकीय जो विखंडन है वो स्वतः विखंडन उसमें संभव हो सकता है। बहुत ज़्यादा भारी नाभिक है, यूरेनियम 92-235 से भी, जिनकी द्रव्यमान संख्या 250 से भी ज़्यादा है, तो उनका स्वतः विखंडन हो सकता है। लेकिन स्वतः सैलियन का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो आपको 10⁻7 केल्विन टेम्परेचर चाहिए तभी सैलियन होगा। तो अपने आप तो ये 10⁻7 केल्विन जो टेम्परेचर वो जनरेट हो नहीं सकता। तो स्वतः जो सैलियन है उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन स्वतः जो विखंडन है उसका अस्तित्व है या संभव है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया है नाभिकीय सैलियन और विखंडन में अंतर, और नाभिकीय सैलियन किसे कहते हैं और नाभिकीय सैलियन जो अभिक्रिया है उसमें क्या कठिनाई है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और इससे पहले हमने अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की भी परिभाषा पढ़ी थी कि जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और वीडियो हम अपलोड करें
ताकि हम सारे सिलेबस को यहाँ पे कवर कराएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।